बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9/11 को 20 साल पूरे हो गए हैं। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो ये वही दिन है 11 सितंबर 2001 को बड़ा खौफनाक अटैक हुआ था अमेरिका में, और उस हमले के नतीजे में 3000 अमरीकी और गैर मुल्की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मारे गए थे। 2 जहाज़ उड़े सुबह 8 बजे के बाद, 9:15 बजे के करीब वो आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, और वो बहुत बड़े साइज़ की जो बिल्डिंग थी, या जिसको दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारतों का उनको एक दौर में दर्जा हासिल रहा, वो बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई और लम्हों के अंदर गिर गई। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उनको हथौड़ों से गिरा दिया हो एकदम। बाद में बहुत सारी तहकीकात हुई, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च हुई। ख़ास तौर पे एक मलिका जो बिल्डिंग थी उनके साथ क्या हुआ उस पर भी रिसर्च होती रही। बहुत सारे आदाद व शुमार सामने आए, तहकीकात सामने आई, साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर की गई, और फिर एतराज़ात की एक लंबी फहरिस्त है जो इस हमले के बारे में बनाई गई है। 2 जहाज़ मज़ीद भी अगवा हुए थे, हाईजैक हुए थे। एक पेंटागन के करीब गिर गया और एक जंगल में गिरकर तबाह हो गया, लेकिन ये 2 जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से आगे टकराए और वो बिल्डिंग बिल्कुल मलबे का ढेर एकदम बन गई। ये जेट फ्यूल, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की हिद्दत पैदा होती है, यानी जहाज़ के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वही वो सबसे गर्म चीज़ हो सकती है जो जली है इस तसादुम के नतीजे में। और जेट फ्यूल इतनी हीट कभी जनरेट नहीं करता या इतनी ज़्यादा गर्मी कभी पैदा नहीं करता जिस गर्मी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी बिल्डिंगें मलबे का ढेर बन जाएं। साइंसदान इस बात को आज भी मानने को तैयार नहीं हैं। उनका ये कहना है कि इस बिल्डिंग में, बहरहाल बाद में ये चीज़ें सामने भी आई कि रेनोवेशन के बहाने और कुछ बिल्डिंग के अंदर मुरम्मत के बहाने, कुछ नए काम के बहाने टीमें दाखिल हुई थी चंद दिन पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और उन्होंने ड्रिलिंग करके इसके अंदर धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। और वो जो उसके अंदर धमाका खेज मवाद लगाया गया था वो जेट फ्यूल से कई गुना ज़्यादा हीट जनरेट कर सकता था, उससे बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पैदा कर सकता था। इंतज़ार था सिर्फ तैयारे के टकराने का। तैयारा टकराए और फिर वो जितना मवाद बिल्डिंग की बुनियादों में लगाया गया है, जगह जगह के ड्रिलिंग करके जिसको पहुंचाया गया है, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वहाँ पे कुछ केबल्स बिछाई जा रही थी और उन केबल्स के लिए भी ड्रिलिंग की जा रही थी। तो इस तरह से मुख्तलिफ टीमें आई और उन्होंने बारूद इसके अंदर भरा, और फिर एक धमाके से धर्म ये पूरी की पूरी इमारत ज़मीन बोस हो गई। तैयारा टकराने से ये इमारत नहीं गिर सकती, इतनी गर्मी पैदा नहीं होती, इतनी शिद्दत से गर्मी पैदा नहीं होती कि उससे पूरी इमारत पिघल के नीचे चली जाए। स्टील के बड़े खौफनाक स्ट्रक्चर थे इसके अंदर, बहुत हैवी किस्म के, और उनको गिराने के लिए जेट फ्यूल से ज़्यादा गर्मी चाहिए थी, बल्कि कई गुना ज़्यादा गर्मी चाहिए थी जो मखसूस किस्म के बारूद के साथ पैदा होती है, और वो बारूद वहाँ पे नस्ब किया गया था। इस किस्म की और बहुत सारी मिथ है कि बिल्डिंग 7 के साथ क्या हुआ, इसके ऊपर पूरी स्टोरीज़ की गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ की गई हैं। लेकिन उस दिन जो भी हुआ वो गिरी तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग, 3000 लोग अमेरिका में मारे गए, लेकिन उसका धुआं अफ़गानिस्तान और इराक से अभी भी उठ रहा है। इन 2 मुल्कों के ऊपर बड़ी खौफनाक चढ़ाई की है अमेरिका ने, लाखों लोग मार दिए, मिलियन से ज़्यादा। अमेरिका ने उस वक्त से लेकर अब तक कोई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फ़िज़ाई हमलों में कत्लेआम किया है, वो कत्ल होने वाले लोगों की तादाद 50,000 से ज़्यादा है, और ये आदाद शुमार अमेरिका के हैं, उन मुल्कों के नहीं जिनके लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होने के बाद मुसलमानों का जो कत्लेआम किया और उसमें ड्रोन्स को और हवाई जहाज़ों को इस्तेमाल किया, तो इन फ़िज़ाई हमलों में मारे जाने वाले, जाबाक होने वाले मुसलमानों की तादाद अमरीकी आदाद शुमार के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा है, जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं कि ये लाखों लोग मारे गए हैं। जबकि मिसाइल अटैक, तोड़ा बोरा के ऊपर एक बड़ा खौफनाक अटैक, इराक में कत्लेआम, शाम के अंदर हमले, अफ़गानिस्तान के अंदर कारपेट बम्बारमेंट, ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल किया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जीता नहीं है। गुज़िश्ता 75 सालों में अगर हम देखें, यानी 1945
1945 کے بعد سے لے کر اب تک امریکہ جنگیں جیت نہیں رہا، امریکہ جنگیں ہار رہا ہے۔ ایک موقع پر ملا عمر نے بھی امریکہ سے کہا تھا کہ ہم پر حملہ کرنے سے پہلے تاریخ پڑھ لینا کہ تم کبھی کوئی جنگ جیتے نہیں ہو اور ہم کبھی ہارے نہیں ہیں، اس کو سمجھ کے جنگ میں اترنا۔ تو 20 سال کے بعد وہ بھی ثابت ہو گیا۔ افغانستان سے شرمناک شکست کے بعد جب واپسی ہوئی امریکہ کی، تو تب سے اب تک ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک، جس کے بعد دنیا کے جدید ترین ہتھیار ہیں، جدید ترین فوج ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، جدید ترین فضائیہ ہے، وہ طالبان کو شکست کیوں نہیں دے پایا؟ امریکی دانشور اس بات پر حیران ہیں کہ امریکہ دور جدید میں جنگیں کیوں جیت نہیں پاتا، لگاتار جنگیں ہار کیوں رہا ہے۔ اس ویلاگ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون کون سی جنگیں امریکہ ہار گیا اور کیوں ہار گیا۔ بڑی سادہ وجوہات ہیں۔ 1945 کے بعد سے امریکہ تمام جنگیں ہار چکا ہے۔ امریکہ میں اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ امریکہ افغانستان، شام، عراق، یمن میں دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنے میں ناکام رہا ہے۔ طالبان کی جنگ میں فتح اور اقتدار میں واپسی کے بعد امریکہ کی ناکامی کا سب سے بڑا یہ ثبوت ہے۔ تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو امریکہ سن 1945 تک تقریباً تمام بڑی جنگیں جیت چکا تھا، لیکن 1945 کے بعد سے امریکہ نے بہت کم جنگوں میں ایک معنی خیز فتح حاصل کی ہے۔ امریکہ نے 1945 کے بعد سے 5 بڑی جنگیں لڑی ہیں، جن میں سے کوریا کی جنگ ہے، ویتنام کی جنگ ہے، خلیجی جنگ ہے، عراق اور افغانستان کی جنگ ہے۔ اس کے علاوہ چند چھوٹی جنگیں ہیں جن میں صومالیہ، یمن، لیبیا، یہ جنگیں بھی شامل ہیں۔ 1991 کی خلیجی جنگ کے اندر امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک کامیابی تھی، لیکن وہ بھی مستقل نہیں رہی، وہاں پہ بھی امریکہ کوئی جیتا نہیں ہے۔ لیکن باقی ساری جنگیں تو سب کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی امریکہ ہار گیا ہے۔ امریکہ کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ وہ جنگیں ہارا ہے۔ کارٹر ملکاسین نے کئی سال افغانستان میں امریکی انتظامیہ کے لیے کام کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے دا امریکن وار ان افغانستان ہسٹری اس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جو 1 جولائی کو شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک دلچسپ پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1945 سے پہلے لڑی جانے والی جو جنگیں ہیں وہ ممالک کے درمیان لڑی جاتی تھی، اور ہمیشہ امریکہ وہ جنگیں جیت جاتا تھا، کیونکہ مختلف ملکوں میں وہ لڑی جاتی تھی، اس لیے امریکہ جیت جاتا تھا۔ 1945 میں انہوں نے آخری جنگ جیتی تھی، اور وہ انہوں نے جو ہیروشیما اور ناگاساکی ایٹامک انہوں نے ایکسپلوژن کیے تھے وہاں پہ، اور اس کی نتیجے میں وہ ایک جنگ جیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد سے اب تک یہ ساری جنگیں کیوں ہار رہے ہیں؟ تب جنگیں ممالک کے درمیان ہوتی تھی، یعنی مثال کے طور پہ اگر جرمنی فرانس سے لڑ گیا تو امریکہ جس کے ساتھ ہے وہ ملک جیت جائے گا، تو وہ جنگ میں ایک واضح فتح آتی تھی۔ یا چین اور امریکہ لڑ پڑے، چین اور انڈیا لڑ پڑے، امریکہ جا کے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو وہاں ہار جیت ہو جائے گی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جتنی جنگیں پہلے لڑتا تھا وہ ملکوں کے درمیان ہوتی تھی، لیکن اسے ان تمام نئے زمانے کی جنگوں میں ناکامی ہوئی جہاں جنگجو مقامی باغی ہوں، یا ایسے لوگ جو بغاوت کر جائیں، فوجی طاقت میں کمزور ہوں لیکن زیادہ حوصلہ مند اور پرعزم رہیں۔ شکست ایک الگ چیز ہے، لیکن جس طرح سے امریکی فوج بنغازی لیبیا میں، صومالیہ، سائگون اور اب کابل سے بے بسی کی حالت میں واپس آئے ہیں، اس نے امریکی شکست کو مزید شرمناک بنا دیا ہے۔ یعنی یہ خالی شکستیں نہیں ہیں، یہ شرمناک شکستیں ہیں۔ میدان جنگ میں امریکہ کی حالت کیا رہی، اس پہ بھی ایک ریسرچ ہے۔ زیادہ تر بڑی امریکی جنگوں کا انجام فوجی ناکامی رہا ہے، اور میدان جنگ میں تباہی کے وقت امریکہ دلدل سے نکلنے میں ہمیشہ قاصر رہا ہے، جس کے ہزاروں امریکی فوجیوں اور اتحادیوں کے لیے سنگین نتائج سامنے آتے رہے ہیں۔ صدر بش کے لیے جو آدمی تقریر لکھ کر دیتا تھا نا، اس کا نام تھا ڈیوڈ فرام۔ اس نے پہلے عراق جنگ میں امریکہ کی حمایت کی تھی، لیکن اب اس کی رائے بدل گئی ہے اور وہ عراق جنگ کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم عراق کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تیار نہیں تھے، ہم لا علم تھے، ہم متکبر تھے، ہم تکبر میں آ گئے تھے، اور ہم انسانی مصائب کے ذمہ دار بن گئے تھے، جو کسی کے لیے اچھا نہیں تھا، نہ امریکیوں کے لیے اچھا تھا اور نہ ہی ان کے لیے اچھا تھا جن علاقوں میں ہم حملہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ امریکی شکست کی ایک بڑی وجہ مقامی ثقافت کے بارے میں بہتر اندازہ نہ لگا پانا بھی ہے۔ یعنی جس علاقے میں امریکہ اٹیک کرنے جا رہا ہے گزشتہ 75 سالوں سے، اس علاقے کے بارے میں امریکہ کے اندازے ہمیشہ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ دوسرے ممالک کو اور وہاں کے لوگوں کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈک چینی، جو امریکہ کے سابق نائب صدر،
डोनाल्ड रम्सफील्ड जो अमेरिका के साबिक वज़ीर दिफा, ये खुलेआम एक बात कहते रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब अमेरिकी फ़ौज बगदाद में दाखिल होगी तो इराक़ की शिया बरादरी, जो सद्दाम हुसैन क्योंकि सुन्नी थे, तो शिया बरादरी सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत कर देगी और अमेरिकी फ़ौजियों का फूलों के हारों से इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन वो इस्तकबाल कहीं नहीं हुआ। तो कहाँ गई वो बगावत, कहाँ हुआ वो इस्तकबाल? यानी इराक़ अंदरूनी तौर पे जितना मर्जी बिखरा हुआ था, लेकिन वहाँ के समाज के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में अमेरिका के अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। अमेरिका को लगा कि वो अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत बनाएगा और वहाँ के लोग उसको वेलकम करेंगे। उन्हें लगा कि तालिबान जब चले जाएंगे, जब उनको शिकस्त हो जाएगी, तो मकामी लोग अमेरिका के शुक्रगुजार होंगे और अमेरिका के साथ मिल जाएंगे। ये सोचकर वो अफ़गानिस्तान में भी आ गए। पहले उन्होंने जंग की, फ़िज़ाई हमले किए, फिर ज़मीन पे उतर आए और ज़मीन पर आने के बाद उनकी दुर्गत बनना शुरू हुई। यहाँ के मकामी लोगों के बारे में भी अमेरिका के अंदाजे गलत साबित हुए। शाम के बारे में, यमन के बारे में, लीबिया के बारे में, हर जगह अमेरिका के अंदाजे मुसलमानों के बारे में गलत साबित हुए। अफ़गानिस्तान में तो ये हुआ कि जिन वादियों में और पहाड़ों में और जिन गारों में तालिबान के अड्डे थे, उनसे तालिबान तो पूरी तरह आशना थे, लेकिन अमरीकी फ़ौजी नहीं थे। जब भी अमरीकी फ़ौजियों को कोई ख़तरा महसूस होता तो वो इलाके में शदीद बमबारी करते, मिसाइल मारते, वहाँ पे बम गिराते, वहाँ पे फ़िज़ाई हमले करते, ड्रोन मारते और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते और पूरे इलाके को तबाह कर देते। इससे लोग मज़ीद उनके ख़िलाफ़ होते चले गए। गुज़िश्ता 75 सालों में जंगें हारने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका उन जंगों को कभी भी इंसानियत की फ़लाह के लिए जंग साबित करने में कामयाब नहीं हुआ। सिर्फ मगरबी ममालिक के साथ उसने कंसेंसस बनाया कि जो जंगें हम लड़ रहे हैं ये इंसानियत के फ़ायदे के लिए हैं, इंसानियत के नुकसान के लिए नहीं है, हम इंसानियत को बचाने निकले हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वो जंग लड़ने गए वहाँ पे ये नज़रिया तस्लीम नहीं किया गया। तालिबान की मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे, या आप इराक़ के अंदर जो जंगजू लड़ रहे हैं उनकी मिसाल ले लें। तालिबान इसे एक मुल्क की जंग या एक मजहबी जंग बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपने आप को इस्लाम के नुमाइंदे के तौर पर पेश किया और गैर मुल्की कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का मुतालबा कर दिया। इन ख़यालात ने आम अफ़गानों को मुतासर किया। आम अफ़गान जो हैं वो तालिबान के साथ मिल गए और जो सरकारी फ़ौजी थे या पुलिस वाले थे उनके पास लड़ने की कोई वजह नहीं थी सवाए इसके कि वो डॉलरों के लिए लड़ रहे थे। बाकी उनकी लड़ाई बेमकसद थी। पुलिस वाले डॉलर लेते थे, फ़ौज जो अफ़गान थी वो डॉलर लेती थी, लेकिन उनके पास लड़ने की वजह नहीं थी। ना वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, ना वो अपने मज़हब के लिए लड़ रहे थे। जबकि तालिबान ये दोनों चीज़ें कायम करने में कामयाब हो गए। एक फ़र्क ये भी था कि तालिबान जब लड़ने के लिए आते थे या मुसलमान जंगजू जहाँ पे भी अमेरिका का मुकाबला करने के लिए आते थे तो वो सब लोग सर पे कफन बांध के आते थे। वियतनाम में भी लोग इनसे ऐसे ही लड़े हैं और हर जगह जहाँ अमेरिका की लड़ाई हुई गुज़िश्ता 75 सालों में वहाँ की आबादियाँ अमेरिका के साथ इसी तरह लड़ी हैं कि सर पे कफन बांध के लड़े हैं। इसके ख़िलाफ़ अमरीकी या अफ़गान फ़ौज की एक मिसाल ले लें आप, उनकी तरजीह अपना जान बचाना था। ये पैसे देकर भी आते थे, असला देकर भी आते थे, कुछ भी करके कहते थे हमें ज़िंदा छोड़ दो, हमारी चीज़ें आप ले लो, हमें यहाँ से निकलने के लिए सेफ़ पैसेज आप दे दें। कई जगहों पे अमरीकी फ़ौजी बहुत भारी असला छोड़ कर चले गए और तालिबान से सिर्फ ये गुजारिश की कि आप हमारे हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने दें, हमारे हेलीकॉप्टर को हिट ना करें, नीचे जितना सामान पड़ा है वो आपका, हम आपके साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। तो बड़ा भारी सामान छोड़कर, बहुत बड़ी कीमत चुकाकर अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टरों में मैदान जंग से कई दफ़ा फ़रार होते रहे हैं। तो इस तरह की फ़ौज जंग नहीं जीत सकती। अमेरिकन जंग लड़े तो हैं लेकिन गुज़िश्ता 75 सालों में लगातार जंगें हारे हैं। दूसरी बात यह कि अमेरिका जहाँ जहाँ जंग लड़े वो उनका मुल्क नहीं था, इसलिए वहाँ के लोगों जैसा आज़म नहीं था उनके पास, ना वियतनाम के बशिंदों जैसा, ना इराकी बशिंदों जैसा, ना तालिबान जैसा उनका आज़म था। तालिबान अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, बाकी लोग अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने उसे मजहबी जंग भी बनाया, मुल्क के लिए भी बनाया और उससे आम जो वहाँ के शहरी थे उन इलाकों के, उनके अंदर हमदर्दियाँ पैदा हो गई कि ये हमारे लोकल्स हैं, ये बाहर से आने वालों से लड़ रहे हैं। तो अमेरिका को एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था जिसको अमेरिका समझ नहीं पाया और उसको बहुत नुकसान हुआ। अब एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका अपनी फ़ौज दोबारा किसी ऐसे मुल्क में या किसी ऐसी जगह पर भेजेगा? तो मेरा जवाब है कि फौरी तौर पे तो बिल्कुल नहीं, अमेरिका अब ऐसा नहीं करेगा। 75 साल से लगातार जंगें हारने के बाद उसको कम से कम एक जंग तो जीतनी चाहिए, और वो कौन सी जंग होगी जिसको अमेरिका जीतेगा? तो फ़िलहाल तो वो कोई जंग जीतने नहीं जा रहा और अभी वो जंग लड़ना भी नहीं चाहता। मेरा नहीं ख्याल कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर हालात ख़राब हो जाएँ या अफ़गानिस्तान के अंदर अगर कोई दहशतगर्दी बढ़ जाए
تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ امریکہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کرے اور اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ اگر اس کے اتحادیوں کے اوپر بھی کوئی ذک آتی ہے یا اس کے اتحادیوں کو بھی چوٹ پہنچتی ہے، اس کے باوجود امریکہ اب کسی بڑی جنگ میں نہیں کودے گا، کیونکہ 75 سالوں میں 5 بڑی جنگیں اور بیشتر چھوٹی جنگیں ہارنے کے بعد سپر پاور کی طبیعت کافی صاف ہو چکی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امریکہ پاکستان جیسے ملکوں پر، انڈیا جیسے ملکوں پر، یا مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ملک ہے وہاں پہ ان ملکوں پر دباؤ ڈالے گا، معاشی دباؤ ڈالے گا، کوشش کرے گا کہ جو کام وہ نہیں کر پا رہے وہ ان ملکوں سے لیا جائے اور ان ملکوں کو ذمہ دار بنایا جائے ان خطوں کے اندر جہاں جہاں پہ یہ موجود ہیں۔ اس قسم کی گیمز تو وہ کرے گا، کوشش کرے گا، معیشت کے حربے استعمال کرے گا، پابندیوں کے حربے استعمال کرے گا، بین الاقوامی انفلوئنس استعمال کرے گا اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں ملٹی نیشنل ان کو استعمال کرے گا، لیکن پریکٹیکلی کسی جنگ کے اندر امریکہ اتر جائے اب ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔